दोस्तों, यूरोप और अमेरिका के दरमियान इंतहाई गहरे ताल्लुकात की तारीख 7 दहाइयों से भी ज़ायद अरसे पर मुहित है। जंग अज़ीम दोम के दौरान अमेरिकन सपोर्ट हो या जंग बंदी के बाद माशी बहाली की मद में मार्शल प्लान के तहत 13 अरब डॉलर की माशी सपोर्ट, अमेरिका यूरोप के लिए हमेशा ही एक अहम पार्टनर रहा है। कोल्ड वार के ज़माने में भी अमेरिका और यूरोप ने सोवियत यूनियन का मिलकर मुकाबला किया और इस दौर में कायम किए गए नेटो इत्तेहाद के तहत अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला माजी करीब तक यूरोप को दस्तयाब रही है। ताल्लुकात की ये गहराई तजारत में भी नजर आती है और यूरोपीय यूनियन अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024 में ईयू और अमेरिका के दरमियान बाहमी तजारत का वॉल्यूम वैल्यू की टर्म में 975 अरब डॉलर था। इसमें अगर हम यूके को भी शामिल कर लें तो अमेरिका और यूरोप के दरमियान बाइलेटरल ट्रेड 1 ट्रिलियन डॉलर से भी तजावुज़ कर जाती है। लेकिन दोस्तों, यूरोप को नेटो की सूरत में अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला और अच्छे ताल्लुकात का साथ जो दहाइयों से हासिल था, इसमें अब दरारें पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। आज यूरोप एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां अमेरिका इसके दिफा का बोझ मजीद उठाने के लिए तैयार नजर नहीं आता और हर तरह के थ्रेट्स यूरोप को अमेरिका की तरफ से आए रोज मिल रहे हैं। यूक्रेन जंग के मामले में भी रशिया और यूक्रेन से बराह रास्त बातचीत का आगाज करते हुए अमेरिका यूरोप को इस इंतहाई अहम ग्लोबल इशू में किसी हद तक इररेलेवेंट कर चुका है। अब दुनिया में जब चाइना, रशिया और भारत जैसी ताकतें अपने तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं और अमेरिका भी यूरोप से दूर हो रहा है, तो क्या ये वक्त आ नहीं गया जब यूरोप को अनथिंकेबल यानी कोई नाकाबिले तसव्वुर या आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का कदम उठाना पड़ेगा? ऐसे इकदाम जिनसे यूरोप अमेरिका के एक जूनियर पार्टनर, एक बगल बच्चे और डिपेंडेंस से निकलकर खुद इन्हिसारी और सेल्फ डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आ सके। ये स्टेप्स या इकदामात क्या हो सकते हैं, इन्हीं इकदामात का जायजा हम इस वीडियो में लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस तरह का दिलचस्प मालूमाती तहकीकाती मवाद देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह का अच्छा मवाद क्रिएट करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अनथिंकेबल आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस या स्टेप्स की अगर हम बात करें तो इनमें से पहला ऑप्शन यूरोप के पास बनता है कि यूरोप नेटो से अलहदगी के बारे में गौर व खोज करे। इस वक्त अमेरिका, तुर्की और कनाडा के अलावा नेटो के 32 में से 29 मेंबर्स यूरोपीय ममालिक हैं। मौजूदा हालात में यूरोपीय ममालिक की नेटो मेंबरशिप सालमियत से ज़्यादा अमेरिका की ताबेदारी की अलामत बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यूरोपीय ममालिक को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग्स 5% तक अपने जीडीपी के बढ़ाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। हत्ता कि वो अपने जीडीपी का 2% से कम डिफेंस पर खर्च करने वाले ममालिक को रूस के हमले की सूरत में प्रोटेक्ट ना करने के बयानात भी दे चुके हैं। ऐसे हालात में यूरोपीय ममालिक के लिए नेटो का मेंबर बने रहना इस बात का पैगाम होगा कि वो मुस्तकबिल में भी अमेरिका पर ही इन्हिसार करने की ख्वाहिश रखते हैं। फ़र्ज़ करें ईयू मेंबर ममालिक और बरतानिया अपने जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करना शुरू कर दें तो ये टोटल रकम 1100 अरब डॉलर्स के करीब बन जाती है, जो अमेरिका के 2024 में 968 अरब डॉलर डिफेंस बजट से भी ज़ायद रकम है। यूरोपीय ममालिक डिफेंस स्पेंडिंग्स का ये लेवल अगर अचीव कर लें तो उन्हें अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे सकेंगे, अपनी दफाई सलाहियतों में इजाफा करने के काबिल हो जाएंगे। ऐसे में यूरोपीय ममालिक अगर अमेरिका को ये थ्रेट दे दें कि वो नेटो मेंबरशिप छोड़ देंगे, बेशक इस पर अमल ना भी करें, तो अमेरिका के लिए ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा जो मसलसल एक तरफा तौर पर फैसले किए जा रहा है और यूरोप को बिल्कुल भी खातर में नहीं ला रहा। ऐसे किसी अनहोने कदम की धमकी देना या वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा कदम उठा भी लेना बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में बाज़ औक़ात अलाइंसेस को रीबैलेंस करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर यूरोप इस उम्मीद पर रहे कि अमेरिका हर सूरत किसी भी मुश्किल में उनकी मदद करेगा, तो ये दानिशमंदाना फ़ैसला हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगरचे यूरोप को ट्रंप की फर्स्ट टर्म के बाद ही वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यूरोप अपनी इस बेतौकीरी को बगैर किसी रद्द-ए-अमल के बर्दाश्त करता रहा, तो इससे यूरोप ही की कमज़ोरी का पैगाम न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरी आलमी कुव्वतों रशिया और चाइना को भी मिलेगा।
لہٰذا یورپی ممالک نیٹو ممبرشپ چھوڑنے کا اعلان کر کے یا اس کی خواہش کا اظہار کر کے طاقت کے ساتھ اپنی رسپیکٹ منوانے کی پوزیشن میں امریکہ سے آ سکتے ہیں۔ یہاں ناقدین یہ سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں کہ نیٹو ممبرشپ چھوڑ کر یورپ کا دفاع کمزور پڑ جائے گا اور روس کو مستقبل میں یورپی ممالک پر چڑھائی کرنے کے لیے حوصلہ افزائی ملے گی، لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اصل ڈیٹرنس یعنی دفاعی صلاحیت کسی دوسرے پر انحصار کرنے سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی صلاحیت میں اضافہ کرنے سے ہی آتی ہے۔ آپ یوکرین وار ہی کی مثال لے لیں۔ جب امریکہ نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور ملٹری ایڈ کی سپلائی روک دی تو روس نے کس قدر تیزی سے کورسک ریجن میں پیش قدمی کی اور وہ تقریباً سارا رشین علاقہ جو یوکرین فورسز نے قبضے میں لیا تھا ان سے آزاد رشیا اب کروا چکا ہے۔ یہاں اگر یوکرین کے پاس اپنے بلبوتے پر حاصل کی گئی طاقت اور دفاع کی صلاحیت ہوتی تو روس کے لیے ان علاقوں کا قبضہ چھڑانا شاید اتنا آسان کبھی بھی نہ ہوتا۔ سوچیں اگر یورپ اپنی دفاعی صلاحیت بڑھا لیتا ہے تو کیا وہ زیادہ باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتا؟ اب ہم دوستو دوسرے قدم یا پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ اسٹریٹجک بارگین یا کوئی سمجھوتا یورپ کو کر لینا چاہیے۔ تاریخی طور پر یورپ نے روس کو ہمیشہ اپنی بقا کے لیے ایک خطرے کے طور پر ہی دیکھا ہے، لیکن اب ایسا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اب نہ تو ہٹلر کے ٹینکس اور نہ ہی نپولین کی افواج ماسکو پر کبھی حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی جن کے سدباب کے لیے روس یورپ پر اٹیک کر دے گا، بلکہ روس کا تو اب کنسرن صرف نیٹو کی ایسٹ ورلڈ ایکسپینشن ہے۔ اسی ایکسپینشن کے پیش نظر روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور اب اس کا تقریباً 20% رقبہ بھی اپنے کنٹرول میں لے چکا ہے۔ ایسے میں روس کے ساتھ کوئی ڈیل یا سمجھوتا کر لینا یورپ کے لیے ایک دوسرا ناقابل تصور یا ان تھنکیبل آپشن ہو سکتا ہے۔ اس سچویشن میں رشیا کے کنسرنز کو سمجھتے ہوئے یورپی ممالک اگر خود سے یوکرین کی نیٹو ممبرشپ کو روک لیں یا اس کو ملتوی کر دیں تو یہ ایک بہتر اسٹریٹجک موو ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے روس اور نیٹو کے درمیان ایک بفر زون بھی قائم رہے گا اور روس بھی غالباً مطمئن ہو جائے گا۔ یہاں اگر بیجا ضد چھوڑ کر طاقتور روس کے ساتھ یورپی ممالک براہ راست کوئی ڈیل کر لیں یعنی بغیر امریکہ کے تو وہ انرجی سیکٹر میں روس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ وہ جنگ سے پہلے اٹھا رہے تھے۔ 2022 میں جنگ شروع ہونے کے بعد یورپینز کو اس بات کا احساس اچھی طرح ہو چکا ہے کیونکہ یورپ کی 40% سے زائد سستی گیس رشیا ہی سے امپورٹ ہوا کرتی تھی۔ روس سے یورپ کی طرف گیس پائپ لائنز کے 4 میں سے 3 روٹس کلوز ہو جانے سے اب صرف 10% سے بھی کم رشین گیس یورپ میں فلو کرتی ہے۔ کلوز روٹس میں نارڈ سٹریم کو تباہ کرنے کا الزام بھی امریکہ پر لگایا جاتا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ یورپی ممالک رشیا سے گیس خریدیں۔ گیس کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے یورپ کو متبادل انتظامات کرنے پڑے ہیں۔ دوسرے ممالک کے علاوہ امریکہ سے یورپ کو LNG کی ایکسپورٹ بھی بڑھی ہی ہے اور یہ ظاہر ہے ایک مہنگا متبادل قدرتی گیس کا ہے۔ اس کا نقصان یورپی ممالک کو ہوا ہے جہاں انرجی پرائسز کئی گنا تک بڑھ چکی ہیں، بلکہ جرمنی میں تو ہر 3 میں سے 2 کمپنیز اپنے آپریشنز کا کچھ نہ کچھ حصہ کسی دوسرے ملک منتقل بھی اب تک کر چکی ہیں۔ لہٰذا یہاں رشیا کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے لانگ ٹرم میں اپنے توانائی کے فیوچر کو سیکیور کر لینا کمزوری ہرگز نہیں بلکہ انتہا درجے کی دانش مندی یورپ کے لیے ہوگی۔ یہ اقدام روس اور یورپ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی۔ اپنے سخت ترین دشمن کے ساتھ ڈائلاگ کرنا اور کسی ممکنہ کرائسس کو ٹال دینا بھی ایک عقل مندانہ اسٹریٹجی ہوا کرتی ہے اور ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں۔ کولڈ وار کے دور کو ہی لیں، امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے کے سخت ترین حریف تھے اور بڑھ چڑھ کر جوہری ہتھیاروں کے تجربات کر رہے تھے، لیکن اسی زمانے میں دونوں ممالک نے نیوکلیئر ویپنز کی روک تھام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ ایسے ہی اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ اگر امریکہ اور سوویت یونین کولڈ وار جیسے دور میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کر سکتے ہیں تو یورپی ممالک ابھی روس کے ساتھ بات چیت اور سمجھوتا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں دونوں ہی فریقین کا فائدہ ہے، نقصان کسی کا بھی نہیں۔ حتیٰ کہ یوکرین خود روس اور یورپ کے درمیان تجارت، توانائی اور کلچرل ایکسچینج کے لیے ایک برج کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
लॉजिकली भी अगर हम देखें तो यूरोप को तमाम अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए, बल्कि इसे अमेरिका के साथ साथ अपने हमसाया मुल्क और एक बड़ी आलमी ताकत रूस से भी ताल्लुकात अच्छे ही रखने चाहिए ताकि एक बैलेंस कायम रहे, और ये जाहिर है यूरोप की माशी ज़रूरत भी है। तो दोस्तों अब हम तीसरे अनथिंकेबल कदम की तरफ चलते हैं। वो यूरोप के लिए ये है कि चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस्तवार करना और इस मामले में भी अमेरिका से हटकर अपने मुफादात को तरजीह देना। अमेरिका और चीन के दरमियान टेंशन्स की वजह आलमी बालादस्ती, टेक्नोलॉजी और तजारत के मैदान में मखासमत और ताइवान इश्यूज़ वगैरह हैं। लेकिन यूरोप की तो बराह रास्त चीन से कोई भी दुश्मनी नहीं बनती। यूरोपीय ममालिक ने बज़ाहिर बिला वजह अमेरिका की चीन मुखालिफ मुहिम में ख़ुद को इन्वॉल्व कर रखा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी यूरोपीय ममालिक तनकीद का निशाना बनाते हैं और इसे चीन का एक जियोपॉलिटिकल हथियार करार देते हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त यूरोप का लॉन्ग टर्म इशू रूस या चीन नहीं, बल्कि अफ्रीका की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी ज़रूर है। 1950 में यूरोप की आबादी अफ्रीका से 2 गुना थी और आज अफ्रीका की आबादी यूरोप से 2 गुना है, और सन 2100 में यूरोप की आबादी के मुकाबले में अफ्रीका की आबादी 6 गुना तक हो जाएगी। इस डेमोग्राफिक चेंज का तकरीबन सारा दबाव यूरोपीय ममालिक पर ही पड़ेगा। ऐसे में चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफ्रीकी ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ की तामीर व तरक्की में हिस्सा डाल रहा है, बल्कि अफ्रीकन्स को रोज़गार के मौके भी उनके डोर स्टेप पर फराहम कर रहा है। लिहाजा यूरोपीय ममालिक को अफ्रीका में चीन की इन्वेस्टमेंट को बजाय तनकीद का निशाना बनाने के अप्रिशिएट करना चाहिए। यूरोप के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अफ्रीकन्स के पास अगर रोज़गार नहीं होगा तो ये लोग गैर कानूनी तौर पर जाहिर है यूरोप ही में दाखिल होंगे। अगर अफ्रीका माशी तौर पर तरक्की ना कर पाया तो इमिग्रेशन क्राइसिस यूरोपीय माशरे को मुतासिर करेगा, और ये भी बाइद नहीं कि ट्रंप जैसा कोई दाएं बाजू का इमिग्रेशन मुखालिफ सियासतदान यूरोप में भी पैदा हो जाए, जो यूरोपीय लीडर्स के लिए जाहिर है हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। बल्कि ये तब्दीली यूरोप में किसी हद तक आना शुरू हो भी चुकी है। हाल ही में होने वाले जर्मन इलेक्शंस में फार राइट सियासी जमात AfD ने दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की हैं, और ये वो जमात है जिसे जर्मनी की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हमेशा ही से हुकूमती सेटअप से दूर रखती हैं और इसे किसी भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जाता। इस लिहाज से हम देखें तो यूरोप को चीन की अफ्रीका में सरमायाकारी को ख़तरा नहीं बल्कि खुशाइंद समझना चाहिए। चीन अपने प्रोजेक्ट से अफ्रीका में जो एक भी जॉब क्रिएट करता है उससे एक मुमकिना महाजर की यूरोप में एंट्री टल जाती है। लिहाजा बजाय तनकीद के यूरोप को अफ्रीका में चीन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यूरोप को चाइना के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि चीन इस वक्त रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में ग्लोबल मार्केट लीडर है। सोलर पैनल से लेकर EV बैटरीज और EV प्रोडक्शन में कोई दूसरा मुल्क इसके करीब भी नहीं। चीन में प्रोड्यूस होने वाली ये सस्ती फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ यूरोप के 2050 कार्बन एमिशन न्यूट्रलिटी टारगेट को अचीव करने में मददगार साबित होगी, बल्कि चीन के दामन के बगैर तो ये टारगेट यूरोप अचीव कर ही नहीं सकता। लिहाजा यूरोप को यहाँ दानिशमंदी से काम लेना चाहिए और चीन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करने चाहिए। इस ज़मन में यूरोप को अमेरिका से ज़्यादा उम्मीद लगाने की इसलिए भी ज़रूरत या फ़ायदा नहीं, क्योंकि अमेरिका यूरोप की सख्त एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस को पहले ही से शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर चुका है, ख़ास तौर पर मौजूदा ट्रंप अमेरिकन हुकूमत। दोस्तों यहाँ हम आपको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 1967 में बनने वाले इत्तेहाद आसियान की मिसाल देते हैं। कोल्ड वार के ज़माने में बनने वाला ये इत्तेहाद अपना झुकाव ज़्यादातर अमेरिका की तरफ रखता था, लेकिन आज आसियान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है और अमेरिका इस लिहाज से दूसरे नंबर पर आ चुका है। यानी आसियान ममालिक ने एक बैलेंस कायम किया है। लिहाजा यूरोप को भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब किए बगैर अपने मफादात को तरजीह पर रखते हुए चीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है। इस वक्त 140 से ज़ायद ममालिक चाइना के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा बन चुके हैं और चीन का रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के प्रोजेक्ट्स के हवाले से इंतहाई शानदार और अच्छा है, जिसका फ़ायदा बड़े और ताकतवर यूरोपीय ममालिक भी उठा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मेगा प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के मामले पर अमेरिका उस लिहाज से यूरोप को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं। इस मामले में चाइना की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मौजूदा दौर की जियोपॉलिटिक्स को कंसिडर करते हुए ये तीनों ऑप्शंस अनथिंकेबल ज़रूर हैं।
لیکن جیو پالیٹکس میں کوئی بھی آپ کا دوست اور کوئی بھی دشمن مستقل طور پر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف مفادات اہم ہوا کرتے ہیں۔ دوستو، یورپ کے لیے تینوں آپشنز جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں، یہ دور جدید کے انتہائی معتبر ڈپلومیٹ اور جیو پالیٹکس ایکسپرٹ کشور محبوبانی نے فارن پالیسی میگزین میں اپنے ایک آرٹیکل میں پیش کیے ہیں۔ کشور کا تعلق سنگاپور سے ہے اور وہ یونائٹڈ نیشنز میں سنگاپور کے مستقل نمائندے اور UN سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ دوستو، آپ بتائیں کہ یورپ کو یہ 3 ناقابل یقین اقدام اٹھانے چاہیے، یا ان میں سے کسی ایک یا 2 قدم کا انتخاب کرنا چاہیے، یا امریکہ پر اپنی ڈیپینڈنس والی پالیسی کو ہی جاری رکھنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں یورپ کے لیے کیا بہتر ہے؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس طرح کی معلوماتی، تحقیقاتی، دلچسپ ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔